हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए आज ये आज बात करते हैं कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर चैप्टर 6 है कि इसमें बोला गया चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसकी दहन और ज्वाला के बारे में दोस्तों कि दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है। दहन हम लोग जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की गैस यूज़ करते हैं दहन में, और क्या कहते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे लकड़ी का भी यूज़ करते हैं, कोयला का, कास्ट और पेट्रोलियम का भी। और दहन लिक्विड और ठोस फॉर्म दोनों में हो सकते हैं। तो इस तरह से तो आइए इसके बारे में और से डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में कि हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों में चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। जैसे मोटर गाड़ियाँ चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला या पेट्रोलियम, डीजल, संपीड़न प्राकृतिक गैस है, सीएनजी आदि। तो आप तो इस प्रकार से ये ईंधन है दोस्तों, जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, संपीड़न प्राकृतिक गैस, सीएनजी। सीएनजी को कम संपीड़न प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। आगे बात करते हैं कि आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? जिसमें बोला गया अंतर बोला गया कि मोमबत्ती के जलने से और कोयले जैसे ईंधन को जलने से क्या अंतर है। तो शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ साथ जलती है। बोला मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं जलती है। तो मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, कोयला नहीं जलती है। तो इसमें बोला गया दहन और ज्वाला के बारे में बोला गया। ज्वाला क्या है? तो ज्वाला जैसे मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है और जबकि कोयला नहीं जलती। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। तो आप ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के भी क्या करते हैं, जलते हैं। कि आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रकार में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप को अध्ययन करेंगे। दहन क्या है? आई 6.1 में पढ़ेंगे दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। और हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे चित्र 6.1 में मैग्नीशियम का दहन यह दिखाया गया है चित्र 6.1 में। इसमें बोला गया है कि कक्षा 7वीं में आपने मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप को स्मरण करिए। और हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। तो कास्ट कोयले के टुकड़े को सांडसी से पकड़कर और मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर को ज्वाला के निकट लाइए और आप क्या देखते हैं। तो हम पाते हैं कि ये कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है। रासायनिक प्रक्रम क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करता है, ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। जिस पदार्थ दहन होता है दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। और ईंधन ठोस, द्रव और गैस हो सकता है। और कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में भी अथवा एक लौ के रूप में भी प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ होता है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। और हमें यह कक्षा 7 में सीखा था। क्या करता है दोस्तों कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या करते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और अपघटित हो जाते हैं और जिससे ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। जैसे क्रियाकलाप 6.1 में स्ट्रॉ, माचिस की तिलियाँ और मिट्टी के तेल, कागज, लोहे की कीलें या पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपनी शिक्षा की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। और यदि आप जलता है तो इसे दाह दिखाइए अथवा उसे अन्यथा अदाय दिखाइए। इसे बोला गया है कौन सा पदार्थ जो जलने वाले को दाह कहलाता है, जो नहीं जलता है उसको अदाय दर्शाने के लिए बोला है। जैसे लकड़ी जलता है उसे दाह कहेंगे, कागज, लोहे की नहीं जलता है उसे अदाय कहेंगे, मिट्टी का तेल जलता है और पत्थर का टुकड़ा नहीं जलता अदाय। स्ट्रॉ क्या है आपको पता है? स्ट्रॉ स्ट्रॉ क्या होता है दोस्तों? स्ट्रॉ या माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, ये दहन, ये कागज ये दहने वाले दाह पदार्थ होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। ये कास्ट कोयला, माचिस की तिलियाँ कांच नहीं होते, दहने वाले दाह होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं कि क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह है? तो आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं कि जिनमें दहन होता है। जैसे क्रियाकलाप 6.2 में दिखाया गया है सावधानी, या जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए और कांच की चिमनी और मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 टुकड़ों को
की सहायता से इसे इसे इस प्रकार रखिए कि जिसमें बोला गया है कि ए में ए, बी और सी दिखाया गया है कि जैसे चित्र 6.2 दहन के लिए वायु आवश्यक है वो प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग। आइए आगे बात करते हैं। जैसे वायु वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहता है। जैसे चित्र 6.2 ए में दिखाया गया है कि देखिए ज्वाला को क्या क्या होता है। अब लकड़ी के टुकड़ों कर चिमनी को मेज मेज पर टिका दीजिए और चित्र 6.2 बी में पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रखिए। तो प्लेट 6.2 सी में ज्वाला को पुनः देखिए तो दोनों स्थिति में क्या पाते हैं कि क्या क्या ज्वाला कंपन करती हैं या बुझ जाती है। तो यह कंपन करती और धुआं देती है। तो क्या यह अप्रभावित जलती है या क्या आप दहन प्रक्रिया में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। अवस्था बी में चिमनी में धुएं से वायु प्रवेश नहीं कर पाते हैं और ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अथवा सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाते। तो कोई भी चीज़ वायु की उपस्थिति में ही जल पाते हैं दोस्तों। तो इसी कारण वो कांच के जो गिलास है उसको ऊपर से ढक देते हैं ये चिमनी। तो वो क्या कहते हैं, तो उसमें गैस भर जाती है जिसके कारण वो क्या कहते हैं, बुझ जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाते हैं। हमने पढ़ा था कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। सूर्य क्या करता है दोस्तों, ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या वह भी एक प्रकार का दहन है। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य में बोला गया कि ऊष्मा और प्रकाश क्या होता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा होता है, नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, सूर्य में ऊष्मा किस प्रकार नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो सूर्य से हम लोग किस तरह से हम लोग सूर्य से उस प्रकाश प्राप्त होते हैं। तो प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। आइए क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 6.3 में तो एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। तो इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। तो क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है। तो आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेती है तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। चित्र 6.3 में कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ी थी, तो किसी व्यक्ति के कंबल या कपड़े में आग पकड़ लेती है तो क्या करते हैं, तो उसे कंबल से ढक देते हैं। तो इसमें यही बोला गया कि आप किसी तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं, कंबल से ढक देते हैं यदि आग पकड़ लेते हैं किसी व्यक्ति को। जैसे चित्र 6.3 में वो दिखाया गया यहाँ किस तरह से व्यक्ति लेटा गया, इसमें कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी, इसमें देखा गया। आइए आगे बात करें। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। जैसे चित्र 6.4 में दिखाया गया कि जंगल की आग कैसे लगती है। तो इस प्रकार की आग की बुझाना बहुत कठिन होता है। इस प्रकार का आग बुझाने बहुत कठिन होता है दोस्तों। को आप अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। और क्या एक माचिस की तिल्ली की अपने आप जल उठती है, यह किस प्रकार जलाई जाती है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है। तो क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को या जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं। तो लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपने कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। तो क्या आपने जंगल में लगने वाले आग के बारे में सुना है। तो आइए पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं कि क्या आप यह अनुभव आपको बता सकते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ सकते हैं। तो वह न्यूनतम ताप पर किस प्रकार कोई पदार्थ जलने लगता है, तो उसका ज्वलन ताप क्या कहलाता है। तो ज्वलन ताप वो कहलाता है जो पदार्थ न्यूनतम ताप पर जलने लगता है, तो ज्वलन ताप कहलाता है। तो जैसे माचिस की तिल्ली का ज्वलन ताप बहुत कम होता है दोस्तों। वो एक बार माचिस की तिल्ली तो उसके जो सतह फास्फोरस की जो सतह होते हैं और मिक्स होते हैं तो उस पर घिसने पर तुरंत जलने लगते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं जिसके कारण वो जलने लगते हैं। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली या अपने आप आग क्यों नहीं कर लेती। माचिस की तिल्ली या माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है। माचिस का इतिहास क्या है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है दोस्तों। तो 5,000 से अधिक वर्ष पूर्व माचिस मिश्रण में गंधक में डुबोए गए और चीर की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक या निरापद या माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। तो एंटीमनी या डाइसल्फाइड या पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी या खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। तो इसे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो माचिस की तिल्ली क्या होता है कि जब इसे किसी खुरदरे की सतह
पर रगड़ा जाता है तो इसे घर्षण उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस होता है, जो श्वेत फास्फोरस होता है जो प्रज्वलित उठता है, इसे माचिस की तीली दहन का प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस के उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है। कि दोस्तों जो श्वेत फास्फोरस होता है ना, तो क्या होता है कि माचिस का उद्योग के करने वाले और दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। आजकल निरापद या माचिस के लिए सिरे पर केवल या एंटीमनी या ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। इसमें बोला गया कि क्या कि जो आजकल ये निरापद या माचिस के सिरे पर ये क्या होता है, केवल एंटीमनी या ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड रहता है। इसको याद रखना दोस्तों, जो माचिस के सिरे के जो केवल होता है तो इसको याद रखना, उसमें क्या होता है, इसको एंटीमनी ट्राई सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। इसे उसको याद रखना, उसमें बोला गया कि माचिस को तिल्ली होते हैं जो उसके जो सिरे पर क्या लगा रहता है, इसको याद रखना, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड जो लगा रहता है। उसको आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जो माचिस को तिल्ली रहते हैं उसके सिरे पर क्या लगा रहता है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। उसे जैसे रगड़ने वाले सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। जो माचिस की तिल्ली को खुदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे या पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त उष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी या ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या बोला, पोटेशियम क्लोराइड क्या करते हैं, दहन अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, उष्मा उत्पन्न करते हैं, और क्या कहते हैं, बाद में क्या कहते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड दहन प्रारंभ हो जाते हैं, उसके दहन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के दहन प्रारंभ हो जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता है जब तक नहीं हमने पाया कि दाह्य पदार्थ क्या होता है कि जब तक आग नहीं पकड़ सकता है पकड़ सकता है, जल नहीं सकता है, तो जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं। तो परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। तो क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? तो क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप, उसके ज्वलन ताप एक तक पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4 में देखेंगे कि सावधानी जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। तो कागज़ के दो कप तैयार करिए और इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। तो आप क्या देखते हैं, कागज़ के कप हैं, ये जल है। तो कागज़ के कप में जल गर्म करना ये दिखाया गया है। तो कागज़ के खाली कप क्या होता है, तो जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, तो क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हमें कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। तो क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण या सोच सकते हैं? तो कागज़ के कपों को दी जाने वाली उष्मा या चालन द्वारा जल में चली जाती है। तो अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप या बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सफल या सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल, द्रव या द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG आदि। तो क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ को सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? तो आपने घरों या दुकानों या कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने आप कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। तो अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन या सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। तो फायरमैन दवाओं के साथ जल फेंककर आग बुझाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों कि ये जरूरी है कि हमको अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों यही तक गांव में बहुत आदमी को क्या होता है, अग्निशमन जो सेवा के टेलीफोन नंबर नहीं होते हैं, जिसके कारण वो गांव में देखना दोस्तों कि आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वो ये क्या होता है, अग्निशमन सेवा करने वाले होते हैं वो नहीं पहुंच पाते गांव में, जिसके कारण गांव में बहुत जल जाते हैं। तो उसके कारण ये गांव में बहुत क्षति होते हैं। तो फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाते हैं।
क्या आपके आपके शहर या नगर में या फायर या ब्रिगेड स्टेशन है? तो जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? तो वह आग आग पर जल डालती है और जब ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। तो ऐसा करने से आग का फेंकना या फैलना रुक जाता है। तो जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, तो जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो और आग बुझ जाती है। तो आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकता होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं को सूची बना सकते हैं? तो वे आवश्यकता हैं कि ईंधन, वायु और ऑक्सीजन आपूर्ति होते हैं। और उष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक अधिक करने हेतु, तो उनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रभाव या वायु का प्रभाव काटना या ईंधन ताप कम करना, या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थिति में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन हो जाता है। तो तो जल सबसे अधिक या प्रज्वलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है तो जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तो तेल और पेट्रोलियम में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है। तो क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? तो अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो इसमें क्या बोला गया है? तेल के नीचे, इसमें बोला गया तेल से भारी होता है। इसमें क्या बोला गया है कि आपको क्या याद है कि जल क्या होता है? तेल से भारी होता है। तो यह होता है कि तो यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बोला गया। उसमें बोला गया विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन में भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। तो CO2 क्या करते हैं दोस्तों? इसमें क्या बोला गया कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे प्रज्वलन पदार्थों में लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं दोस्तों? जैसे किसी भी विद्युत उपकरण या पेट्रोल में आग लग जाता है, जैसे दोस्तों जैसे इसमें होता है, जैसे ये होता है दोस्तों, ये जो आग को बुझाने वाले जो होते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं तो सबसे अच्छा अग्निशामक या ऑक्सीजन में भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह या लपेट लेती हैं और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। तो अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो CO2 का अतिरिक्त लाभ है कि समानतः या विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचता है। या हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? जैसे उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में या सिलेंडरों में भरी जा सकती है। जैसे LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है? ये सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह उत्तम अग्निशामक है। तो CO2 क्या है? अति उत्तम अग्निशामक है। तो CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। तो आग के निकट पर इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। दहन के प्रकार देते हैं, जैसे इसको याद रखना दोस्तों कि जैसे CO2 को प्राप्त करने के लिए उसको याद रखना, जैसे कोई एग्जाम पूछा जा सकता है आपसे, CO2 प्राप्त करने का तरीका उसमें किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसमें बोला गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है, या पोटेशियम कार्बोनेट रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव या आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और या पोटेशियम कार्बोनेट के रसायनों में के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है तो आग के निकट इन पदार्थों को बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको याद रखना। दहन के प्रकार क्या है? एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। तो सावधानी है कि स्वतः गैस स्टोव का प्रयोग ना कीजिए। तो अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए कि गैस स्टोव की या गैस स्टोव की धूसी या नाव या घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं कि हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती हैं तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। इसमें क्या बोला गया? ये गैस स्टोव की धुंडी या नाव घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती है। तो क्या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है? इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है।
फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ या बिना किसी या प्रत्यक्ष और कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है तो स्वतः दहन कहलाता है। तो कोयले की खानों में कोयलों की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। तो जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्म के कारण होते हैं तो कभी आकाश से बिजली या गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिक मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और या कैंप फायर आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। तो हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक या अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। तो अभिक्रिया में बनी गैसों बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया या विस्फोट कहलाती है। तो पटाखे पर डालने पर विस्फोट हो सकता है। इसमें क्या बोला है कि हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। तो जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा या प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया या विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दबाव डालने पर विस्फोट हो सकता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि दोस्तों, जब भी हम लोग आतिशबाजी जब करते हैं, जैसे दीपावली में या किसी हम त्योहारों पर, तो उसमें क्या पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया से ऊष्मा, प्रकाश या ध्वनि पैदा होते हैं। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाते हैं। यदि पटाखों पर दबाव डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। जब पटाखे दबाव डालते हो विस्फोट हो सकता है। तो ज्वाला क्या कहता है, ये 6.4 पढ़ेंगे ज्वाला के बारे में दोस्तों। तो एलपीजी ज्वाला का या परीक्षण करिए। तो क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको वो सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें तो अब कर सकते हैं। तो अपने परीक्षण या रिकॉर्ड करिए। तो सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। तो सारणी 6.2 में तो बोला गया कि दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ बोला गया। पदार्थ जैसे मोमबत्ती, मैग्नीशियम, कपूर, मिट्टी के तेल वाला स्टोव, लकड़ी का कोयला। इसमें बोला है कि किसमें ज्वाला देता है, किसमें ज्वाला नहीं देता है। जैसे यहाँ बोला गया है कि जिस चित्र 6.8 मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग इसमें दिखाया गया है। इसमें मोमबत्ती और रसोई के स्टोव की ज्वालाओं का रंग इसमें दिखाया गया है कि मोमबत्ती में जैसे पीले रंग या उजला रंग का ज्वाला देते हैं। इसमें रसोई घर में जो होते हैं एलपीजी जो जलाते हैं तो इसमें या हरा रंग के या ग्रीन रंग के ज्वलन देते हैं। आगे पढ़ते हैं मिट्टी के तेल के लैंप या मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएँ। I6.4 में यह दिखाए गए 3 प्रकार की ये ज्वालाएँ दिखाई गए। I6.4 में देखेंगे ज्वाला की संरचना। ये क्रियाकलाप 6.5 में ज्वाला की संरचना देखें। एक मोमबत्ती जलाइए और सावधानी बरतिए कि एक कांच की 4 या 5 सेंटीमीटर पतली नली को या सरंसी द्वारा या पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की सारणी 6.2 में दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ हैं। इसे पदार्थ हैं मोमबत्ती तो मैग्नीशियम, कपूर या मिट्टी के तेल वाला स्टोव या लकड़ी का कोयला या ज्वाला देती है। तो ज्वाला नहीं देते हैं। तो ऐसे में बोला गया है कि कौन ज्वाला देते हैं, कौन ज्वाला नहीं देते हैं। इसमें ये सारणी बोला गया। तो इसमें बोला आगे बात करते हैं कि अकपिंत ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र या जोन में प्रवेश करा दीजिए। जो चित्र 6.10 में दिखाया गया है कि जिसे किस 6.10 में दिखाया गया है कि इसमें बोला गया कि अकपिंत, सॉरी दोस्तों नाम लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अकपिंत ज्वाला होते हैं तो जैसे होते अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 कांच की नाली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुए माचिस की तिल्ली लाइए और क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला या उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? तो ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाती है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ तो ऊपर उठते हैं तो दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला या वाष्पित नहीं होता है तो कोई ज्वाला नहीं देता है। जैसे क्रियाकलाप तो 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला या मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक सॉफ्ट कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। कहते हैं 6.11 उसे
ये सांडासी से लगभग 10 सेकंड तक जब ये पकड़े रखिए, तो फिर उसे हटा लीजिए, तो आप क्या देखते हैं, चित्र 6.11 में ये दिखाया गया है कि कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला या वलय बन गया। तो यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले या कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। तो एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के उद्दीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखिए। तो आकृति 6.12 में ये दिखाया गया है कि आकृति 6.12 में दिखाया गया। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है, तो रक्त तप्त हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि वास्तव में ज्वाला एक भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो जैसे चित्र 6.13 में तो सोने और चांदी के पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज़्यादा ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। जैसे चित्र 6.14 में वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को धातु के फूकनी से फूकता सुनार, इसमें बोला गया है कि तो इसमें ये बोला गया है कि जैसे चित्र में देख लिया था हमने कि किस प्रकार से चित्र 1.4 में देख लिया धातु के फूकने से किस प्रकार सुनार ये फूकता दिखाई दिया है। जैसे ध्यान दीजिए कि इसमें बोला गया कि ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है और रक्त तप्त हो जाता है, तो यह दर्शाता है कि ज्वाला के उद्दीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। तो वास्तव में ज्वाला यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। चित्र जैसे 6.13 में इसमें क्या बोला गया है, चित्र 1.13 में मोमबत्ती का ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र ये दिखाए गए हैं कि जैसे मोमबत्ती का जो सबसे पहले मोमबत्ती लिया गया है, नीचे का ये मोमबत्ती है, जैसे मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न भाग दिखाए गए। तो मोमबत्ती सबसे पहले नीचे गया है, उसके बाद ये सबसे कम गर्म ये दिखाया गया, ये नीचे वाला सबसे गर्म और कम गर्म ये भी दिखाई है, कम और सबसे कम गर्म भाग ये दिखाए गए, सबसे कम गर्म ये दिखाया गया। और बोला गया कि बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र या काला ये काला था। ये काला जो मोमबत्ती के बीच में जो होते हैं कि बिना जली मोमबत्ती के सबसे आंतरिक क्षेत्र या काला होते हैं, जो बीच में धागे होते हैं जो जलने वाले, वो काला होते हैं। आंतरिक सबसे अंतिम भाग होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग ये पीला रंग का होता है। ये आंशिक दहन वाला मध्य भाग ये पीला रंग का होता है। यहाँ पीला रंग ये बीच में दिखाया गया है। और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र जो नीला रंग का होता है, वो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र होता है। कि दोस्तों जो पूर्ण दहन ये संकेत करते हैं, जैसे एलपीजी दहन करते हैं, जैसे हम लोग गैस यूज करते हैं इसमें एलपीजी दहन होते हैं, तो उसमें पूर्ण दहन जो नीला रंग जो दिखाता है, जो पूर्ण दहन को दिखाता है, इसमें यही बोला गया पूर्ण दहन की। तो सोनार क्या करते हैं दोस्तों, तो सोनार करते हैं क्या कि जैसे हमारे तो उसको तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार धातु की फूकने से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग जो नीले रंग के होते हैं, सबसे बाहरी भाग जो पूर्ण दहन नीले रंग के होते हैं, उस पर फूक लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, तो उस पर फूक लगाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, तो फूकते हैं, जिसका कारण चित्र 6.14 में वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उससे क्या कहते हैं, तो सोना चांदी जल्दी पिघल जाते हैं और धातुओं की फूकने से फूकता सुनार ये दिखाया गया है। तो इसमें यह बोला गया है कि तो सोना और चांदी को सोना चांदी पिघलाने के लिए सोनार क्या करते हैं, धातु की फूकने से ज्वाला को सबसे बाहरी भाग को उस पर फूक फूकते हैं, जैसे चित्र 6.14 में वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। ईंधन क्या है, आगे पढ़ते हैं कि ईंधन क्या है। तो 6.6 में ईंधन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी या काष्ठ कोयला या ठोस ईंधन या कोयला या द्रव ईंधन, मिट्टी का तेल, गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, इसमें दिखाए ईंधनों के प्रारूप दिखाए गए। तो इसमें ये बोला गया है कि याद करिए कि घरेलू औद्योगिक या उपयोगों से संबंधित उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी या काष्ठ कोयला या पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। तो वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। तो अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, तो यह सस्ता होता है और वायु में समान दर में से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। तो यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकता है। तो हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उद्योग की अधिकांश आवश्यकताएं या पूरी करता हो। तो ईंधन के मूल्यों में भी भिन्न होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप यह परिचित है उनकी सूची ये बनाइए, जैसे साढ़े 6.3 की भांति इन्हें ठोस या द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। ये 6.7 में दिखाया गया है कि ईंधन क्षमता यह दिखाया गया है। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उबले या कोयला या एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे।
इसका कारण बताइए। तो आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या वे ईंधन ईंधन या बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा या उसका या उसमें मान कहलाती है। तो ईंधन के उसमें मान को किलो जूल या प्रति किलोग्राम या केजी या किलो जूल या केजी या मात्रा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के उसमें मान जिस सारणी 6.4 में दिए गए हैं। विभिन्न ईंधनों के उसमें मान ये दिखाए गए सारणी 6.4 में। तो गोबर के उबले या उसमें मान या किलो जूल या केजी में, जैसे गोबर के उबले या 6,000 8,000 ये दिखाया गया, उसमें मान दिखाया गया। गोबर के उबले का उसमें मान दिखाया गया केजी या किलो जूल या केजी में। ईंधन के लकड़ी का 17,000 से 22,000 दिखाया गया उसमें मान। और कोयला का सबसे अधिक होता है, कोयला का दिखाया गया है कि 25,000 से 33,000। पेट्रोल का दिखाया गया है 45,000 का उसमें मान दिखाया गया। और मिट्टी का तेल का 45,000, डीजल का 45,000 दिखाया गया उसमें मान, मेथेन का 50,000 और सीएनजी का 50,000 दिखाया गया है। और एलपीजी का 55,000 दिखाया गया है। और गैस या जैव गैस का कितना गया? 35 से 40,000 दिखाया गया। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा दिखाया गया है दोस्तों। हाइड्रोजन का दहन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, उसमें पूरा 1.5 लाख होता है। सॉरी, 1,50,000 दिखाया गया है कि हाइड्रोजन का उसमें मान सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों हमारे देश में हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, जो हरियाणा के जिंद शहर से चलाई गई, तो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। तो हाइड्रोजन का दहन क्षमता सबसे अधिक होता है दोस्तों, कि इसमें 1.5 लाख होता है, 1,50,000 होता है कि हाइड्रोजन का दहन क्षमता उसमें मान होता है, दहन क्षमता होते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पादन प्राप्त होते हैं। कि ईंधन का बढ़ता हुआ तो उपयोग या पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। जैसे एक में लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो सूक्ष्म कण या खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा जैसे या श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। कि इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, जैसे लकड़ी या कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन या बिना जले या कार्बन कण जो होते हैं छोड़ते हैं, ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। जो लकड़ी या पेट्रोल जैसे या कार्बन ईंधन ये होते हैं। सर्दियों से लकड़ी का उपयोग बोला गया है कि सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था, या परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों में ले लिया। तो अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, तो क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और शोषण या कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई या वनोन्मूलन का कारण बनती है, तो जो पदार्थ के कारण हानि प्राप्त, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। दूसरा है इन ईंधनों का पूर्ण दहन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैले गैस है। तो बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। तो उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों इसको याद रखना कि क्या होता है कि इन ईंधनों को अपूर्ण दहन या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देते हैं, ये अत्यंत विषैले होते हैं। तो बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। कभी भी दोस्तों आप बंद कमरे में कोयला मत जलाना, क्योंकि कोयला जलने से होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो कभी भी आप बंद कमरे में कोयला मत जलाना, इसको याद रखना दोस्तों, कि बंद कमरे में कोयला जलाने से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इसमें बूझो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं कि ओह, इसलिए हमने सलाह दी जाती है कि उसे उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। इसमें बोला गया कि जिसमें कोयले जलते या सुलगते या कोयले की आग हो, तो उसमें कभी नहीं सोना चाहिए। इसको याद रखना दोस्तों कि इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी किसी भी या जलते या सुलगते या कोयले की आग में कभी भी नहीं सोना चाहिए दोस्तों, जिसमें आदमी की मृत्यु हो जाती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें बोला गया है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से क्या होते हैं, दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। इसमें क्या बोला गया है कि अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व या उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि या विश्व उष्णन कहलाता है। तो अन्य बातों के साथ इसे हिमनद पिघलने लगती है, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। तो और जो तटीय क्षेत्र या बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले या तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। तो कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें बोला गया कोयले और डीजल के
कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोयले और डीजल के दहन से क्या कौन सा गैस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसको याद रखना, कोयले या डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत यह दम घुटू या संचारण गैस होती है। यह बोला कि यह अत्यंत दम घुटू संचारण गैस होती है जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, जो कोयले और डीजल के जलने से निकलती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें बोला कि अतिरिक्त पेट्रोल के इंजन क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैसीय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल अम्ल बनाते हैं। इसमें कितनी खतरनाक बात बोलेंगे दोस्तों, ये क्या बोला गया है कि अत्यंत ये जो होते हैं कि अत्यंत या दम घुटू या संरक्षण गैस इसके होते हैं, जैसे डीजल या दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं, ये अत्यंत दम घुटू और संरक्षण गैस होते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोल जो डीजल कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते जो अत्यंत दम घुटी या संचारक गैस होते हैं। इसके अतिरिक्त बोला गया कि पेट्रोल और नाइट्रोजन के गैस होते हैं तो गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेट्रोल और नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं और सल्फर और नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। या सल्फर और नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं कि वर्षा जल में घुल जाते हैं दोस्तों, और जिसे क्या कहते हैं अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, जिससे पेट्रोल से नाइट्रोजन और के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं और सल्फर और नाइट्रोजन के जैसे डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डीजल से सल्फर और पेट्रोल से नाइट्रोजन, ये दोनों क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन तो गैस के ऑक्साइड ये क्या करते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं, जिसे अम्ल बनाते हैं और इसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल वर्षा कहलाता है। तो इसे डीजल से सल्फर छोड़ते हैं, सल्फर ऑक्साइड, और पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं कि जैसे जल में घुल जाते हैं, वर्षा जल में घुल जाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, अम्ल वर्षा कहलाते हैं, जो फसलों या भवनों या मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसके विषय में आप कक्षा 7 में भी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मोटर वाहनों में इन ईंधनों के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी या संपीड़न प्राकृतिक गैस ले रही है। इसमें क्या बोला गया कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी या संपीड़न प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन या अल्प मात्रा में करती है। इसमें बोला गया कि क्या दोस्तों कि इसमें क्या बोला गया कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में ये पेट्रोल डीजल, पेट्रोल क्या करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, और डीजल क्या करता है, सल्फर ऑक्साइड छोड़ते हैं। ये पेट्रोल नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड दोनों मिल जाते हैं तो अम्ल बनाते हैं, ये जल के साथ अम्ल बनाते हैं, जिसे जो अम्ल वर्षा के कारण होते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि मोटर वाहनों में इन ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी संपीड़न प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन कहलाता है। सीएनजी क्या करता है, सल्फर और नाइट्रोजन का बहुत अल्प मात्रा में उत्पादन करते हैं, जिसके कारण ये कहते हैं कि ये सीएनजी ये स्वच्छ ईंधन कहलाते हैं। सीएनजी क्या कहलाता है, एक स्वच्छ ईंधन कहलाता है, क्योंकि सीएनजी से नाइट्रोजन सल्फर बहुत अल्प मात्रा में निकलते हैं। तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, तो आइए जानते हैं। तो आपने इस वर्ड को सब ये पढ़ चुका है, तो इस वर्ड को आपने ज्वलन ताप या ज्वलनशील पदार्थ विश्व उत्पन्न या उत्पन्न, तो ईंधन दक्षता या ईंधन अग्निशामक, ज्वाला, वनोन्मूलन, विस्फोटक, दहन, उष्मीयमान या अम्ल वर्षा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाय कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाय पदार्थ आग पकड़ लेता है। तो ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इसमें क्या बोला गया है कि जो ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, आग उत्पन्न करते हैं। तो आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः जल का प्रयोग किया जाता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः जल का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण और तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या बोला गया कि विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या बोला गया कि विद्युत उपकरणों जो होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब भी तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तो जो पदार्थ वायु में जलते दाय कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाय पदार्थ आग पकड़ लेती है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। इसमें बोला ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु तो आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः तो जल का प्रयोग किया जाता है। इसमें बोला गया है कि जल का प्रयोग कि आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः क्या बोला गया है कि आग पर नियंत्रण पाने हेतु समानतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और
और तेलों में लगी आग को नियंत्रण करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें बोला गया है कि जैसे विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। कि इसमें बोला गया कि दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें बोला गया दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन या स्वतः दहन या विस्फोटक आदि। तो ज्वाला के तीन विभिन्न क्षेत्र होते हैं। जैसे बोला कि ज्वाला के तीन विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उद्दीप्त क्षेत्र या दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। तो आदर्श ईंधन या सत्ता या आसानी से उपलब्ध या आसानी से चलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका उसमें मान उच्च होता है। तो यदि ऐसी गैसों या अवशेषों नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हो। ईंधनों की इसमें बोला गया ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्य भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को उसमें मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन दक्षता उसमें मान द्वारा जिनका मात्रक या किलो जूल या प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले या कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और या शोषण या कष्टों का उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसमें बोला गया है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विस्फोरण या उत्पन्न का कारण बनाता है। तो कोयले या डीजल या पेट्रोल के दहन से उत्पन्न या सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड या अम्ल वर्षा में उत्पन्न करते हैं। जैसे कोयले या डीजल या पेट्रोल के दहन से क्या करते हैं उत्पन्न, जो कोयले जलते हैं या डीजल जलते हैं तो क्या कहते हैं पेट्रोल जो जलते हैं तो इसमें से उत्पन्न सल्फर या नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों या भवनों को तो मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इसमें पढ़ा कि थैंक यू। तो इसको अभ्यास करना, एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखना, इसको अभ्यास करना। तो आप जब तक इसको अभ्यास नहीं करेंगे आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो आप इसको अभ्यास करना, इसको एक बार वीडियो को दोबारा देखना, इसको अभ्यास करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, मैं इसको धीरे धीरे स्लाइड करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्रियाकलाप दिया गया कि आप इसको पढ़ना, तो इसके क्रियाकलाप विस्तार को दिया गया। बेकिंग सोडा को लिया गया, चीज़ें जिसको सिरका लिया गया। इसमें क्रियाकलाप अग्निशामक यंत्र मॉडल बने। बेकिंग सोडा से एक छोटा प्याली तली पर एक छोटी मोमबत्ती एक कुछ लंबी मोमबत्ती रखिए, दोनों मोमबत्ती जला दीजिए। अब बेकिंग सोडे से भरी प्लेट में सिरका डालिए और ध्यान रखिए कि मोमबत्ती पर सिरका नहीं गिरे और झाग उत्पन्न करने वाली या अभिक्रिया को देखिए। मोमबत्तियों को क्या होता है और क्यों और किस क्रम में है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। अगले दिन देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू।